नमस्कार, मैं शशांक द्विवेदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज़। आज हमारे साथ परिचर्चा में मौजूद हैं पोएटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के हिंदी संपादक जयकृष्ण शुक्ला सर और विमर्श साहित्यिक संस्था के संस्थापक तथा फेसबुक पर अनाम दास के नाम से लोकप्रिय जयकृष्ण शुक्ला सर। आज हम उनसे चर्चा करेंगे अफ़गानिस्तान के वर्तमान हालात पर कि अफ़गानिस्तान में ये स्थिति तालिबान का उदय और तालिबान को सत्ता हस्तांतरण, इस ये स्थिति उदय से लेके और सत्ता हस्तांतरण तक कैसे आई, कैसे पहुंची, इस बात पर हम चर्चा करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं अनाम दास सर के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमको समय देने के लिए। धन्यवाद सर। आज एक वीडियो आया हुआ था जिसमें कि दिखाया जा रहा था कि लोग किस तरह से अपने शहर को छोड़ करके और हवाई जहाज़ में बैठने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। ऐसी कौन सी स्थितियां किसी शहर में आ सकती हैं, किसी देश में आ सकती हैं कि आज 21वीं सदी में लोगों को इस तरह पलायन करना पड़े? इन सारी चीज़ों को जानने और समझने के लिए सर एक बार हम जानना चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान की जो वर्तमान स्थिति है वो कैसे यहाँ तक पहुँच गई, लोगों में पलायन की भावना इस तरह से कैसे आई? देखिए, पहली बात कि 21वीं सदी में मानव जीवन को यह समस्या कई बार देखनी पड़ रही है जी। अभी जो खाड़ी देशों में 21वीं सदी में ऐसी समस्या कई बार देखने को आई है। अफ़गानिस्तान इस समय एक बड़े ही संकट से गुजर रहा है। पिछले 20 साल तक अमेरिका वहाँ मौजूद रहा। अमेरिका ने वहाँ की सरकारों को नियंत्रित किया, वहाँ एक सरकार देने की कोशिश की उसने, और फिर अचानक एक विश्व की बड़ी महाशक्ति का अफ़गानिस्तान को छोड़कर यूं जल्दीबाजी में निकल जाना, यह सब इस चीज़ का कारण है। और निस्संदेह वहाँ एक अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है जी। ये। और इस अफरा तफरी से अफ़गानिस्तान जल्दी बाहर निकले, हम इसकी शुभकामनाएं दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभी और कुछ कहने की स्थिति हम लोग है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका का क्या हित रहा है, किस आधार पे, चूँकि विश्व में जो है एक तमाम देशों को और तमाम समीकरणों को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, तो आखिर एक देश दूसरे देश में की सरकारों को नियंत्रण कैसे कर सकता है? वो किस आधार पे अमेरिका ने ये चीज़ें शुरू की? देखिए सर, ये सब चीज़ें कोल्ड वार के दौरान शुरू हुई। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच जो एक कोल्ड वार की स्थिति थी, उस दौरान से सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। उस समय जबकि रशिया, सोवियत यूनियन की सेनाएं अफ़गानिस्तान में आई थीं, जी। उस वक्त अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीनों को मदद किया था और लंबे वक्त तक लड़ाई चली थी। करीब करीब 1 दशक तक के युद्ध चला था और उसमें आखिरकार अमेरिका की मदद से अफ़गान लोग सोवियत यूनियन की सेना को वापस भेज पाने में कामयाब हुए। तब से वहाँ अमेरिका मौजूद था और जिन शक्तियों को अमेरिका ने प्रश्रय दिया था सोवियत यूनियन को हराने के लिए, वह शक्तियाँ वहाँ सक्रिय थीं और स्थिति यह आ गई कि वही शक्तियाँ जो थीं वो अमेरिका के खिलाफ हो गई। मैं स्पष्ट नाम लेके बताऊं तो हिंदुस्तान का हर आदमी जानता है कि अल-कायदा को संरक्षण अमेरिका ने दिया था अफ़गानिस्तान में, और वो सिर्फ इसलिए दिया था कि ताकि वहाँ जो सोवियत यूनियन की सेनाएं थीं उनके खिलाफ वो संगठन काम कर सके और उन्हें हरा सके। अमेरिका इस मकसद में कामयाब हुआ, लेकिन यह जो अल-कायदा संगठन वहाँ बचा रह गया था, वो मुजाहिदीन जो वहाँ बचे रह गए थे, उनकी जो स्टेमिना थी, उनका जो एक आदत बन चुकी थी लड़ाई करने की, युद्ध करने की, आखिरकार वो अमेरिका के खिलाफ भी हो गए और अमेरिका को भी लंबा संघर्ष करना पड़ा। सर हम जानना ये चाहेंगे आपसे अब कि जो शीत युद्ध का जो एरा था, जो कोल्ड वार जो अमेरिका और रसिया के बीच में चला सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, कई बाइपोलर जो है इस नेशंस काफ़ी सारे उसमें आ गए थे, बाइपोलर नेशन की थ्योरी आती है उसमें। तो अफ़गानिस्तान की ऐसी क्या भूमिका थी
जो उन दोनों ही देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उन दोनों देशों को वहाँ पे एक लड़ाई लड़नी पड़ी एक दूसरे के से? देखिए, विश्व के सामरिक परिस्थितियों में अफ़गानिस्तान की ज़मीन का बहुत बड़ा महत्व है। जी अमेरिका एक बहुत ही स्ट्रेटजिक अहम मुकाम रखता है। जी अफ़गानिस्तान की ज़मीन एक स्ट्रेटजिक अहम मुकाम रखती है और वहाँ से अमेरिका सोवियत यूनियन पर नज़र रख सकता था, वहाँ से अमेरिका चाइना पर नज़र रख सकता था, जी और वहाँ से वह पूरे साउथ एशिया की राजनीति को देख सकता था, समझ सकता था। तो अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था कि वह अफ़गानिस्तान की भूमि पर पहुँचे, उसकी सेनाएं वहाँ पहुँचें, उसके सैन्य साजो सामान वहाँ पहुँचें। और शायद यही वजह थी कि रशिया ने भी या सोवियत यूनियन की सेनाओं ने भी अफ़गानिस्तान की ज़मीन को कब्जा करना चाहा, जी और फिर यही वजह रही कि अमेरिका भी बहुत दिन मतलब अफ़गानिस्तान का जो लोकेशन है, जो वर्ल्ड में जो उसकी स्थिति है, जो उसके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, इसकी वजह से उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डेमोग्राफी है, जो अफ़गानिस्तान की डेमोग्राफी है कि वहाँ बहुत सारे दर्रे हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं। तो दर्रे और पहाड़ की वजह से जो है एक अनुकूल माहौल मिल जाता होगा लोगों सेनाओं को अपने बंकर्स बनाने के लिए, छुपने के लिए या लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। तो सर ऐसी स्थिति में वहाँ का जो एक सोशल फैब्रिक था वो कैसा था अफ़गानिस्तान का? वो जो है कैसा रहा होगा? कैसे वो अपना जीवन यापन वहाँ करता होगा? उसके लिए जो है कैसे जीवन यापन के क्या माध्यम रहे होंगे? देखिए, डेमोग्राफी का मतलब ही सोशल फैब्रिक से ही होता है। जी अफ़गानिस्तान का जो सामाजिक जनजीवन था, उसकी जो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि थी, वो बहुत हद तक भारत से मेल खाती है। जी और भारत के इतिहास में अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, जी उन्होंने काफ़ी अपनी भूमिका अदा की है। अफ़गानिस्तान की जो आबादी है वहाँ, उसके बारे में बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुग़ल काल के समय से ही अफ़गानिस्तान में जो पठान थे वो लड़ाके थे। जी वहाँ उनकी छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, जी और उन कबीलों के पास अपनी एक सैन्य शक्ति हुआ करती थी। जी उस सैन्य शक्ति का इस्तेमाल मध्य एशिया के लगभग हर ताकतों ने किया। जी उसका इस्तेमाल भारत की ताकतों ने भी किया। भारत के राजपूत राजाओं ने भी उनकी उस टोलियों को, उन कबीलों को अपने यहाँ बुलाया अपनी ओर से युद्ध लड़ने के लिए। चाहे महाराणा प्रताप की फ़ौज रही हो, शिवाजी की फ़ौज रही हो, या मराठों की फ़ौज रही हो, सब ने अफ़गान के उन लड़ाकू जो टोली थी, जो कबीले थे, उनका इस्तेमाल किया। जी जब अंग्रेज़ यहाँ आए और एंग्लो जो अफ़गान वार जो हुआ, उसके बाद से स्थिति कुछ बदली, और अफ़गानिस्तान के वह जो लड़ाकू कबीले थे जो यहाँ पर मौजूद थे, वह अपने देश की तरफ लौटने लगे। जब सारी शक्तियाँ वहाँ इकट्ठा हुई, सब जगह से, पूरे मध्य पूर्व एशिया से जो अफ़गानी लड़ाके पठान जो थे वो वहाँ अफ़गानिस्तान की धरती पर पहुँचे, तो फिर उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य को की उतनी ताकत नहीं रह पाई कि अफ़गानिस्तान को बचा पाए, और आखिरकार अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया। तो अफ़गानिस्तान के साथ ये बात शुरू से लगी हुई है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो आम लोग हैं, वह असल में लड़ाके रहे हैं। जी वो असल में सैकड़ों सालों से, कई शताब्दियों से वो युद्ध ही लड़ते रहे हैं। तो वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी, उसमें लोया जिरगा एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका आती है। एक धार्मिक उनका एक स्ट्रक्चर है लोया जिरगा का, जो कि वहाँ के अलग अलग कबीलों के बीच एक धार्मिक समन्वय रखता था। जी और इसके पहले जबकि वहाँ जब सोवियत यूनियन की सेना नहीं आई थी, अफ़गानिस्तान में लोया जिरगा ही वास्तव में उस अफ़गान राष्ट्र का शासक हुआ करता था। लोया जिरगा लोया जिरगा, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि आज के समय में हमारी जो सरकार है, जैसी सरकारें होती हैं, उस तरह से लोया जिरगा जो है उस समय की एक धार्मिक संगठन था जो कि वहाँ के समाज को नियंत्रित करता था। और वो समाज जो है बाद में लड़ाके, चूँकि बहादुर कौम होती थी, तो वो उनका जो है लड़ने के लिए, जैसे हमारे सैनिक होते हैं, तो उस तरह से मतलब कि सैनिक वहाँ से बुलाए जाते थे। अफ़गान से सैनिक
मध्य एशिया के बाकी देशों में इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग साउथ इंडिया और भारत जो है, यहाँ के राजपूत राजा और सारे लोग जो है जिनको भी ज़रूरत होती थी वो सैनिक वहाँ से बुलाते थे। बदले में उनको जो है धन संपदा या फिर ज़मीनें जो भी उनको यहाँ से दी जाती होगी बदले में उनके ज़रूरत की चीज़ें। तो या ये उसके सामाजिक जो है संगठन का स्तर था, सामाजिक संरचना थी अफ़गानिस्तान की। पहले ब्रिटिश का वो जो प्रोविंस था, फिर बाद में जो है अफ़गान लड़ाके जब यहाँ से वापस गए, स्थितियाँ धीरे धीरे ब्रिटिश जैसे जैसे कमज़ोर होते गए तो ब्रिटिश का जो कंट्रोल ख़त्म होता गया और समाज जो है फिर एक तरह से कहा जाए कि विघटित हो गया होगा, वहाँ का कोई कंट्रोल तो बचा नहीं होगा। उसके बाद रसिया का भी काफ़ी समय तक वहाँ कंट्रोल रहा, फिर यूएस का, और फिर रसिया और यूएस का कोल्ड वार, और फिर यूएस का जो है कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे जो है चला। तो ये तालिबान बीच में सर कैसे आया और कहाँ से आया उसमें? देखिए, तालिबान मिलिशिया पहले इसका नाम था जी। तालिबान का अर्थ वैसे वहाँ की भाषा में छात्र संगठन से है जी। वहाँ एक आंदोलन हुआ था, एक धार्मिक आंदोलन हुआ था वहाँ जी। चूँकि अफ़गान जो लोग थे वह शताब्दियों से विशेषकर भारत भूमि पर रहे थे, तो हमारी संस्कृति में रच बस गए थे। जी। उनकी कल्चर वह अरबियन कल्चर नहीं रह गई थी। जी। वो कुछ उनकी कल्चर बदल गई थी, तो उनके पूरे देश की संस्कृति को इस्लामिक कल्चर में बदलने के लिए वहाँ एक आंदोलन चला, जिसको कि तालिबान मलेशिया नाम दिया गया। जी। और इस तालिबान मलेशिया को पाकिस्तान की सरकार ने हथियार मुहैया कराया, ट्रेनिंग मुहैया कराया। जैसे कि आप जानते ही हैं कि दक्षिण एशिया में हर जगह आतंकवादियों को प्रशिक्षण देना, उन्हें हथियार मुहैया कराना का काम ही पाकिस्तान करता रहा है। तो पाकिस्तान ने यह काम भी खूब किया, और यहाँ तक कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री, अपनी जो सेना थी, उस सेना के हथियार और सेना के कुछ हिस्से भी तालिबान मलेशिया की मदद करने के लिए दे दिए। और इसी के कारण था कि तालिबान अफ़गानिस्तान में पिछली बार 10 साल पहले की बात है कि वो हावी हुआ, और फिर अमेरिका के दबाव के बाद आखिरकार पाकिस्तान को अपना जो सामान था, जो उसको कुमुक की आपूर्ति करता था, उसे रोकना पड़ा और तालिबान को पीछे हटना पड़ा। अब की स्थिति बहुत बदल गई है। अब चूँकि देखिए, अमेरिका अफ़गानिस्तान के भूमि पर रहना नहीं चाहता है। जी। इसका बड़ा कारण ये है कि अमेरिका में खुद ही, अमेरिका के लोग ही खुद इसके खिलाफ़ हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जितना ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचा है, जी, जितना ज़्यादा उसका पैसा खर्च हुए हैं, जितना ज़्यादा उसे उसकी सामान और सैनिकों को नुकसान पहुंचा है, तो इसको देखते हुए अमेरिका के लोग अब इस स्थिति में नहीं पा रहे थे अपने आप को कि वह इतना पैसा खर्च करके अफ़गान की धरती पर बने रहे, जबकि वहाँ से कुछ उन्हें मिलना नहीं था, न उन्हें कोई खनिज मिलना था वहाँ से, न उन्हें तेल कोई मिलना था। तो अमेरिका को तो वहाँ से हटना ही हटना था। तो अब जबकि अमेरिका वहाँ से चला गया है, अमेरिका ने अपने जाने से पहले तालिबान से समझौता कर लिया, और लगभग सत्ता हस्तांतरण की बात अमेरिका पहले तय कर चुका था। जी। तो अब तालिबान के लिए कुछ भी करना शेष नहीं था। अब किसी उन्हें मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं थी, और जैसा कि हमने देखा कि बिना किसी खून खराबे के ही पूरे अफ़गानिस्तान उनका कब्जा हो गया। अफ़गानिस्तान पर पूरा कब्जा हो गया उनका। और जो नई सूचना मुझे मिली है कल तक, उसके अनुसार उन्होंने अफ़गानिस्तान का नाम बदल करके इस्लामिक अमीरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया है। और अब वहाँ राष्ट्रपति नहीं होंगे, बल्कि वहाँ अमीर होंगे, और तालिबान के नेता जो इसके पहले तक अभी पाकिस्तान की जेल में बंद थे, अब वहाँ अमीर के नाम से आ चुके हैं और वो उसके शासक बन चुके हैं। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान, ये अभी तक की सूचना के आधार पे ये एक नया नाम अफ़गानिस्तान का होगा। और जैसा कि सर ने बताया कि जो तालिबान का उदय था वो पूरा, उसकी पूरे पीछे कहानी यही थी कि वहाँ पे जो है इस्लामिक कल्चर को लाना है उनके हिसाब से। लेकिन जो इस्लामिक कल्चर वो लाना चाहते हैं और असल में जो इस्लामिक कल्चर है, तो दोनों में तो सर ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है। तो क्या इसके पीछे भी कुछ राजनीतिक वजहें हो सकती हैं? देखिए, फंडामेंटलिस्ट जो हैं जी, उनके विषय में क्या कहा जाए, वो हमेशा ही पश्चिममुखी होते हैं जी, पीछे की तरफ देखने वाले लोग होते हैं, और हमेशा ही अतीत के अनुरागी होते हैं। उन्हें लगता है कि उनका अतीत ही सबसे बढ़िया था जी, जबकि मानव विकास का क्रम ये है कि हम आगे की ओर देखें जी।
आगे की ओर बढ़ें और प्रोग्रेसिव हों। इसी को प्रगतिशीलता कहते हैं। तो प्रगतिशीलता के खिलाफ ही लगभग सारे के सारे फंडामेंटलिस्ट होते हैं, चाहे वो तालिबान के हों, चाहे दुनिया में कहीं भी। अब रही बात कि वह किस किस्म का इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं अफगानिस्तान को, ये समझ से परे है। जी क्या वो सऊदी अरेबिया से भी बढ़िया कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जी या क्या वो यूएई से या अन्य मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनसे ही बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर वो उनसे ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसकी उनकी अवधारणा क्या है, उन्होंने क्या सोच रखा है, तो वही जाना। इस्लाम की जो अवधारणा है, जो हम देख सुन समझ रहे हैं बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो इस्लाम की अवधारणा तो एक ही होगी ना। इस्लाम की अवधारणा तो एक ही होगी। तो ये ऐसा तो नहीं माना जा सकता है कि इनकी अवधारणा कुछ और ही होगी। और अगर ऐसा कुछ होगा कि इनकी अवधारणा बाकियों की अवधारणाओं से अलग हों, तो उसको सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। जी सर, देखिए, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या हिंदुइज्म हो, कुछ भी हो, सबकी अवधारणा तो एक ही है, सच में देखिए तो। जी लेकिन असल में ये धर्मों की राजनीतिक अवधारणा है, जी जो अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, अपनी अपनी डेमोग्राफी के अनुसार और अलग अलग अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार वो इसका एक अलग अलग कल्पना करते हैं। अभी तक फ़िलहाल जो तालिबान की सरकार वहाँ बनी है, उसकी तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं आया कि जिससे ये लगे कि वो कुछ बहुत ही ज़्यादा कुछ कठोर पाबंदियाँ लगाने वाला है। हालांकि हिजाब के बारे में आदेश जारी कर दिया गया है, पर बुर्का पहनने की कोई अभी कोई एक सख्त कोई कानून सामने नहीं आया है। जो छुटपुट खबरें आ रही हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान अफ़गानिस्तान सरकार ने यह भी कहा है कि उसने अभी फ़िलहाल म्यूज़िक पर, संगीत पर या गाने पर कोई रोक नहीं लगाया हुआ है। तो अब तक तो वो कोई संकेत ऐसा नहीं दे रहे हैं जिससे कि कोई वो बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटलिस्ट कोई इस्लामिक कंट्री देश को बनाना चाहते हो। हो सकता है कि इसके पीछे उनसे तालिबान और अमेरिका के बीच हुई संधि में यह बात तय हुई हो। जी क्योंकि देखिए, मेरा ये मानना है कि धर्म के नाम पर जो भी आंदोलन खड़े होते हैं सत्ता के लिए, जी उसका मूल लक्ष्य सत्ता ही होता है। जी उसका मूल लक्ष्य धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता। है। तो जाहिर सी बात है कि तालिबान के जो लोग हैं, जो इस्लाम के नाम पर क्रांति करके और देश की सत्ता पाना चाहते हैं, उनके लिए सत्ता ही वहाँ महत्वपूर्ण है, और सत्ता पाने के बाद वो किसी भी हद तक समझौता कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि अमेरिका या पश्चिमी अन्य शक्तियों से ये बातें हुई हों कि आप बहुत ज़्यादा ही क्रूर और फंडामेंटल, बर्बर और असभ्य तरीके की कोई व्यवस्था कायम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक उस सरकार ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया हुआ है। ये जो संधि हुई है, अब उसके पीछे डील जो अमेरिका और तालिबान में हुई होगी, हम लोगों को नहीं जानकारी है कि वो डील क्या है, लेकिन एक संभावना तो व्यक्त की जा सकती है कि जो भी सरकार आएगी, वो चाहे तालिबान के नाम के हो या अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र के नाम की हो, जैसे कि अभी तालिबान और लोकतंत्र को अलग अलग करके देखा जा रहा है, तो किसी भी नाम से वो सरकार आए, लेकिन वो किसी भी समाज को बर्बर आदिमानव के युग में तो नहीं पहुंचा सकती है। उसको प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। अगर वो प्रोग्रेसिव नहीं रहेगी तो वो नहीं टिक पाएगी इस 21वीं सदी में, ये बात तो तय है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात तो तय है कि लोकतंत्र तो वहाँ नहीं रहेगा। जी, उन्होंने उस देश का नाम जब संयुक्त क्या कहते हैं उसको, संयुक्त अरब अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया है जी, उसे अमीरात जब बना दिया, तो ये बात तो तय है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं रहने वाला। जी, लेकिन हमने यूएई को जैसे हम देख रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात को हम देख रहे हैं, या अन्य कई देश हैं उनको हम देख रहे हैं, तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा तो ऐसा इस्लामिक बर्बरता नहीं पाते हैं। जी, सऊदी अरेबिया में वैसा कुछ नहीं है। और अभी हाल में जो कुछ भारत में घटनाएं घटी हैं उसको लेकर के अभी हाल ही में बहुत जल्दी बात है कि सऊदी अरेबिया के इमामों ने, धर्मगुरुओं ने जो है कैसा उन्होंने उदारता बरती है, दिखाया है उन्होंने। जी, तो ऐसा तो दुनिया को संदेश गया है कि इस्लामिक वर्ल्ड जो है वह बदल रहा है और वो उदार हो रहा है। जी, तो इस प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता कि तालिबान कोई अपना अलग हट करके कोई एक रुख रख पाएगा, क्योंकि आखिरकार उसे उन शक्तियों के आगे झुकना ही होगा। मिडिल ईस्ट में अफ़गानिस्तान की हालत इससे छिपी नहीं है। जी, और किसी भी हाल में वहाँ अफ़गानिस्तान, मिडिल ईस्ट के अन्य देशों, सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, इससे मुक्त रह नहीं पाएगा। इनकी बात को उसे मानना ही पड़ेगा। तो अभी कुछ ऐसा लक्ष्य मुझे नहीं दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा ही क्रूर या कोई वहशी
कोई इस तरह युग की आने चीज़ें वाला जो है, है। आने वाला है। जी। लेकिन फिर भी वहाँ के जो प्रगतिशील लोग हैं उनके लिए चिंताएं हैं, चिंताएं वाजिब हैं, क्योंकि तालिबान का अपना पुराना इतिहास भी ऐसा रहा है। जी। हम भारत के लोगों को तो सर्वाधिक चिंता है इस बात की। जी। पूरे दुनिया की जो बौद्ध कम्युनिटी है जी। उसे भी चिंता है, क्योंकि पिछली बार इसी तालिबान ने बामियान में गौतम बुद्ध की ऐतिहासिक प्रतिमा को तोड़ने का काम किया था। जी। हमें भी चिंता है, क्योंकि हमारा तक्षशिला वहाँ पर है, जी। हमारी भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र तक्षशिला वहाँ पर है। तो हमें भी ये डर हो सकता है कि भाई कहीं तालिबान की ये नई सरकार जो है वह कहीं हमारे तक्षशिला के अवशेषों को नष्ट कर दे, जी। या वहाँ कई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने घोषित कर रखा है, तो यह भी एक डर हो सकता है। तो यूएनओ को भी ये डर हो सकता है कि शायद कहीं उस साइट्स को नुकसान पहुँचाएगा। तो चिंताएँ तो बहुत सारी हैं, जी। और हम भारतीयों को तो कुछ ज़्यादा ही चिंता होनी चाहिए जी। इसको लेकर के। लेकिन इस चिंता का कोई अभी ऐसा सटीक कुछ दिख नहीं रहा इससे कहा जा सके कि हमें चिंतित होना जरूरी है। ये सब भविष्य के गर्व की बातें हैं। जी। इसे भविष्य पे ही छोड़ देना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि असल में क्या होगा, जी। क्योंकि डील क्या हुई है, कैसे हुई है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी किसी इंटरनेशनल मीडिया हाउस या कहीं से भी अभी तक ऐसी कुछ चीज़ आई नहीं है। लेकिन एक सवाल जो सर परेशान कर रहा है वो ये है कि अफ़गान लड़ाके जो तालिबान में थे, तालिबान में के जो सैनिक थे, उनकी मुख्य धारा में वापसी कैसे होगी? क्योंकि अफ़गानिस्तान का एक समाज है जो कि मुख्य धारा में रहा है, जहाँ सरकारी नौकरियाँ हैं, जहाँ जो है टीचर्स हैं, जहाँ जज हैं, जहाँ वकील हैं, तमाम तरह के प्राइवेट जॉब्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वो लोग वहाँ रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो है पहले के समय में काबुली वाला बड़ा फेमस हुआ करता था, काबुली वाला, जो कि असल में अफ़गानिस्तान के पठान होते थे, हमारे यहाँ जो आते थे। काबुली वाले पे कहानियाँ भी हमारे यहाँ लिखी गई हैं। तो वो एक मुख्य धारा का समाज था। लेकिन जो अफ़गान लड़ाके, जो तालिबान के जो लड़ाके हैं, जो तालिबान जिसको अभी कहा जा रहा है, उन लड़ाकों की उस मुख्य धारा में वापसी कैसे होगी, इस पे थोड़ी सी आशंका है। क्योंकि उनका रहन सहन, उनकी जो है दिनचर्या, उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया एक बिल्कुल जुदा तरीके का रहा है। जी। इसके साथ एक और अभी दिक्कत है वहाँ जी। कि अफ़गानिस्तान में जो अलग अलग कबीले रहे हैं जी। और उनकी अपनी जो सैन्य शक्ति रही है, जी। क्या वह सारी अपनी सैन्य शक्ति को छोड़ करके एक तालिबान के हवाले कर देंगे? यह भी एक सवाल है अभी। जी। और अभी बहुत कुछ देखना हमें बाकी है, क्योंकि सिर्फ चिंता उन्हीं लोगों की नहीं है जी। कि जो तालिबान की तरफ चले गए थे वो मुख्य धारा में कैसे आएंगे। हाँ, चिंता भी इसकी भी है कि अफ़गानिस्तान में बहुत से ऐसे वहाँ कबीले हैं जो स्वतंत्र रहते हैं, जिनके पास अपनी एक सेना है जी। और अत्याधुनिक हथियार रखते हैं, जो इस वक्त न्यूट्रल थे, उन्होंने कोई गतिविधि नहीं की थी। तो क्या वो तालिबान के झंडे तले अपनी सेना छोड़ देंगे, या उनके साथ तालिबान का रवैया कैसा होगा? यह उनका एक आंतरिक मामला है जिसको कि हमें देखना होगा। वहाँ की जो पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है, जो कि नौकरियाँ करती थी, जिसके बारे में आपने बताया अभी, उनके साथ क्या होगा, इसके विषय में भी वहाँ की सरकार को तय करना होगा। जी। क्योंकि हमारा मानना है और हमारे देश के ये एक नीति रही है कि हम दूसरे देश के आंतरिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते, और समझते हैं कि उस देश के नागरिकों के हित के विषय में उस देश की सरकार ही बेहतर सोच पाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तालिबान के लोग, जो कि अफ़गानिस्तान के लोग ही अधिकतर उसमें से हैं, कुछ ही पाकिस्तान के हैं, और जो पाकिस्तान के हैं वो मूल रूप से अफ़गान के ही रहने वाले लोग थे। जी। तो बेहतर है, हम तो यही कहेंगे कि वहाँ के लोगों के बारे में बेहतर निर्णय वहाँ की सरकार ही कर पाएगी, और तालिबान को वहाँ की सरकार बन के दिखाना होगा। उन्हें दिखाना होगा कि वो उस देश के प्रतिनिधि सरकार है, न कि उस देश पर आक्रमण करके उससे कब्जा करने वाला कोई एक सैन्य संगठन। जी। तो ये सब देखने की चीज़ होगी जो वक्त हमें बताएगा आगे। आज हमने चर्चा किया सर के साथ कि तालिबान का इतिहास क्या रहा है, कैसे उसका उदय हुआ, और अफ़गानिस्तान में उसकी जड़ें किस तरह से मजबूत हुई, और यूएस अमेरिका से जो है किस तरह का फिर विवाद पैदा हुआ, और वही स्थिति ये है कि तालिबान, ऐसा सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि तालिबान ने वहाँ जो है कैप्चर कर लिया है अफ़गानिस्तान को। वहाँ के जो राष्ट्रपति अशरफ गनी थे, कल उन्होंने अपना जो है त्यागपत्र दे दिया और शायद तजाकिस्तान वो चले गए हैं, पड़ोसी देश है वहाँ का अफ़गानिस्तान का। तो इस पे हम लोगों ने एक लंबी चर्चा की, और
उसमें हम लोगों ने इस पक्ष को भी देखा कि तालिबान जब वहाँ अभी आया हुआ है तो उसके जो लड़ाके हैं, जो लड़ाके जिन्होंने युद्ध किया है, लड़ा है, जो सैनिक हैं एक तरह से कहा जाए तो वो मुख्य धारा में किस तरह से उनका समायोजन होगा, वो सरकार कैसे करेगी, तालिबान कैसे करेगा, इन सब बातों पे हमने चर्चा किया आज। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका द चेतक को अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चेतक न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं शशांक द्विवेदी और मेरे साथ आप देख रहे थे द चेतक न्यूज़। हमारे साथ परिचर्चाओं में अपना कीमती समय दिया हमको अनाम दास उर्फ जयकृष्ण शुक्ला सर ने। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे उसको लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए द चेतक न्यूज़ के साथ, देश दुनिया की इसी तरह की बाकी खबरों के साथ।